नमस्कार। आज साप्ताहिक बिंदास बोल लेकर आपके सामने खड़ा हूं और कई मुद्दे लेकर। नमस्कार, सुरेश चौहान के बिंदास बोल दिख रहा है। आज के बिंदास बोल में हम शाहरुख खान को नंगा करेंगे, साथ साथ में वो सारे मुद्दे दिखाएंगे जो सप्ताह में आपको छूटने नहीं चाहिए। क्या है आज के बिंदास बोल में, मुद्दों को देखते हैं। प्रमुख सारे मुद्दे जो आज आपके सामने आए हैं एक बार सभी को बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला मुद्दा जिसमें शाहरुख खान ने फिर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदा है। हिंदुस्तान से पैसा कमाओ लेकिन पैसा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाओ। शाहरुख खान को सवाल पूछेंगे। आज हिंदुस्तान जानना चाहेगा कि यह बार बार ऐसा शाहरुख क्यों करता है। दूसरा मुद्दा आज के बिंदास बोल में आपके सामने हम लेकर आ रहे, जिसमें उत्तर प्रदेश में तुर्क मुसलमानों ने हिंदुस्तान के दूसरे मुसलमानों को नमाज पढ़ने से मना किया है। और भी कुछ है इस दूसरे मुद्दे में। तीसरा मुद्दा आपके सामने लेकर आए जिसमें हम कहेंगे कि बिना तलाक निकाह शोहर का सर बेगम ने की जूती। मतलब अब हिंदुस्तानी मुसलमान महिलाएं आक्रामक हो गई है और बिना तीन तलाक या बिना तलाक को भी प्रक्रिया के अगर दूसरी बीवी करेंगे तो फिर जूते खाओगे, कह रही है। चौथा मुद्दा आज के बिंदास में आपके सामने रहेगा जिसमें कारगिल दिवस पर बलिदानियों को देश ने नमन किया है। लेकिन आज मैं इसको कुछ अलग अंदाज में, अलग दृष्टिकोण के साथ रखने वाला हूं। पांचवा मुद्दा आज के बिंदास में आपके सामने लेकर आ रहे, सुदर्शन मीडिया एकेडमी राष्ट्रवादी पत्रकारों को बनाने के लिए पैसे की कंडीशन हटा रही है। यदि आपके अंदर देशभक्ति है लेकिन पैसा आड़े आ रहा है आपके पत्रकार बनने में, तो हम आपको उसके लिए बिना पैसे का एक ऑफर ला रहे हैं जिसमें आपके अंदर जितनी ज्यादा देशभक्ति, जितना धर्म प्रेम होगा उतना आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। और एक और मुद्दा रहेगा जो हेल्थ वादी से जुड़ा रहा है, वो भी मैं आज आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन पहला मुद्दा, जिस मुद्दे पर आज हिंदुस्तान के सामने हम शाहरुख खान का पुनः पाकिस्तान प्रेम रखने वाले, और इसलिए आज के इस मुद्दे पर पुनः जब पाकिस्तान की और शाहरुख की बात आई है तो मैं कहूंगा भारत की मिट्टी ने नाम दिया। शाहरुख खान, भारत के मिट्टी ने नाम दिया, भारत की जनता ने मान दिया। भारत ने बनाया बादशाह, भारत ने हर सपना साकार किया। लेकिन जब देश की भावना की बारी आई तो पाकिस्तान की प्रतिभा ही क्यों याद आई। सीमा पर सैनिक खड़ा रहे, भारत आतंक के घाव से है। और क्रिकेट के व्यापारी कहे खेल को राजनीति से दूर है। आज भारत पूछ रहा है, आज हिंदुस्तान शाहरुख को पूछ रहा है इस पीड़ा का उत्तर। और इसलिए भारत से नाम कमाओ, भारत से पैसे कमाओ, भारत के लोगों से अपनी फिल्में चलाओ, भारत के दर्शकों से अपने टिकट खरीदाओ और फिर ब्रांड बनाओ। और जब राष्ट्र भावना निभाने की घड़ी आए तो पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपने टीम में जगह दो। आखिर ये कैसा देश प्रेम है, ये कैसा राष्ट्रवाद है, ये कैसा व्यापार है जिससे भारत के केवल कमाई का बाजार, लेकिन पाकिस्तानी प्रेम बार बार निर्णयों में दिखाई देता है। ऐसा हर बार कैरिबियाई प्रीमियर लीग में खेलने वाले ट्रिबेगो नाइट राइडर्स ने पाकिस्तानी स्पिन गेंदबाज उस्मान तारिक को 2026 के सत्र के लिए खरीदा है। यह टीम राइडर्स समूह की है, नाइट राइडर जो कि शाहरुख का है। शाहरुख खान बहुसंख्यक हिस्सेदारी इसकी रखता है। उस्मान तारिक 2025 में भी टीम के साथ था और अब 2026 में भी उसे फिर से दोबारा खरीदा गया है। आज बिंदास बोल में सीधा सवाल होगा, शाहरुख खान, तुम्हारे भारत के प्रेम के ऊपर अगर कोई सवाल उठाता है तो फिर कहते मिर्ची लगती है तुमको, और फिर कहते हो कि कुछ लोग मेरे देशभक्ति पर सवाल उठाते। अरे तो तुम हर बार पाकिस्तान प्रेम दिखाओगे तो सवाल आएगा ही ना। आज मैं बात घुमा फिरा कर नहीं कर रहा हूं, आज सवाल सीधा है, तीखा है और शाहरुख खान से है। शाहरुख खान भारत ने अभिनेता बनाया, भारत ने सुपरस्टार बनाया, भारत ने करोड़ों प्रशंसक दिए, भारत ने फिल्मों को हजारों करोड़ का व्यापार दिया, भारत ने क्रिकेट की दुनिया में उतरने की शक्ति दी। लेकिन आज जब फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ी चुनने की बारी आई तो तुमने पाकिस्तान चुना।
हिंदुस्तान के खिलाड़ी को नकार दिया, जख्मों पर नमक लगाया। और आज ये शो मैं जब कर रहा हूं तो कारगिल दिवस पर कर रहा हूं। हिंदुस्तान के सैनिकों पर बम चलाने वाले, हिंदुस्तान के सैनिकों को बलि चढ़ाने वाले पाकिस्तानी, आज पाकिस्तान का तुम्हारा प्रेम और हिंदुस्तान से बेईमानी, ये मुझे दिखाने का अवसर कारगिल के दिवस के उपलक्ष्य में है। और इसलिए आज इस शो को मैं एजुकेशन की सीरीज चला रहा हूं, वो भी मैं आगे चलाऊंगा, लेकिन आज मैंने तय किया कि आज कारगिल के बलिदानियों को असली नमन तब होगा जब हिंदुस्तान के अंदर के पाकिस्तान प्रेमियों को नंगा किया जाएगा। और शाहरुख, बार बार नंगा कर रहा हूं मैं, शाहरुख के फैन मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर आग उगालते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो कहना है हम तो कहेंगे ही। जब मुस्तफी रहमान को 9.2 करोड़, करीब 10 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के तथाकथित सुपरस्टार ने दिए, तो आज कारगिल के दिन पर यह बात सामने आनी चाहिए। और इसलिए आज मैं ये मुद्दा लेकर आया हूं, तो सवाल उठेगा और शाहरुख की फ्रेंचाइजी के और उसके अपने टीम के देशभक्ति पर भी उठेगा। शाहरुख खान, जब फिल्म का प्रचार करना होता है तो भारत चाहिए, जब टिकट बेचने होते हैं तो हिंदुस्तानी चाहिए, जब क्रिकेट के टीम के टिकट खरीदने होते हैं तो हिंदुस्तानी चाहिए, लेकिन जब पैसे देने होते हैं तो फिर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी चाहिए। शाहरुख खान हिंदुस्तान का ब्रांड एम्बेसडर है या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश या मुस्लिम देशों का है? हमें बार बार ये ज्ञान मत दो, खेल को राजनीति से अलग रखो। भारत पाकिस्तान का विषय केवल राजनीति का नहीं है, यह आतंकवाद का विषय है। यह सैनिकों के मुंबई, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे घाव पर नमक रगड़ने का विषय है। जब पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य पड़ोसी जैसा व्यवहार नहीं करता, तो भारत के प्रभावशाली लोग पाकिस्तान के साथ कुछ अति सामान्य क्यों हो जाते हैं, बल्कि अति विशेष हो जाते हैं, ऐसा कहना चाहिए। खेल अलग, सिनेमा अलग, व्यापार अलग, संगीत अलग, तो फिर राष्ट्रहित कहां रहेगा? केवल सीमा पर, वो भी सैनिकों के लिए? क्यों? पगार लेता है इसलिए? नहीं, उससे ज्यादा मिल सकता है, लेकिन देश पर प्रेम करता है और बलिदान देने के लिए तैयार रहता है, इसलिए। लेकिन देशभक्ति केवल उसका दायित्व नहीं है, हर व्यक्ति का है। और जो भी पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्र से हाथ मिलाने की कोशिश करेगा, उसके मुंह पर कालिक लगाने का काम हम करते रहेंगे। क्या राष्ट्रभक्ति का ठेका केवल सेना का है? क्या अभिनेता, उद्योगपति और फ्रेंचाइजी मालिक का कोई राष्ट्रीय दायित्व नहीं है? शाहरुख खान से मैं सीधे 15 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या टोबैगो नाइट राइडर्स ने उस्मान तारिक को रखने का निर्णय शाहरुख के जानकारी के बिना लिया था? नहीं, तो फिर स्वीकृति किसने दी? क्या फ्रेंचाइजी ने भारत पाकिस्तान संबंधों की संवेदनशीलता पर विचार किया? क्या दुनिया में उस्मान तारिक के अतिरिक्त तो कोई योग्य स्पिनर उपलब्ध नहीं था? क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी को चुनना व्यावसायिक लाभ का निर्णय या इस्लामी जनता को खुश करने और इस्लाम का झंडा बुलंद करने का निर्णय? क्या फ्रेंचाइजी के लिए भारतीय जनभावना का कोई स्थान नहीं है? क्या भारत केवल फिल्मों की टीम का बाजार है? क्या भारत दर्शकों की भावनाएं आपके लिए केवल टिकट बेचने और फिल्म रिलीज करने तक ही है? मुस्तफी रहमान के मामले में स्वयं निर्णय लेने को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? देश से अनुमति क्यों नहीं? बीसीसीआई ने निर्देश के बाद हटाया। यदि कोई बोर्ड निर्देश ना दे तो फिर क्या शाहरुख तो पूरी टीम ही पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लेकर आएगा? क्या नाइट राइडर्स समूह की कोई स्पष्ट राष्ट्र नीति नहीं है? क्या सार्वजनिक रूप से यह बताएंगे कि यह खिलाड़ी चुनने की आवश्यकता थी, मजबूरी थी या आतंकवादियों की धमकी थी? क्या सीमा पर बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवार को प्रतिक्रिया देने का, कोई उत्तर देने का नैतिक मार्ग सोचा है? क्या पाकिस्तान में कोई भारतीय फ्रेंचाइजी मालिक, अगर पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्रेंचाइजी मालिक अगर हिंदुस्तान के खिलाड़ी को नहीं ले सकता, तो फिर हिंदुस्तान वाला क्यों लेता है? यह कीड़ा हिंदुस्तानियों को ही क्यों है? और सबसे बड़ा प्रश्न, शाहरुख खान राष्ट्र पहले या व्यापार, ये जब भी साबित करने की बारी आती है, तब राष्ट्र दूसरे नंबर पर क्यों रहता है? उत्तर देना पड़ेगा। और इसलिए आज के इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, आपके साथ में ये सारा कंटेंट मैंने रखा है और मैं कुछ आज कॉलर को भी लूंगा ताकि
और हमारे साथ जो गेस्ट है उनके पास भी चलूंगा, लेकिन कॉलर भी अपनी बात कहे, क्योंकि देश को जब देशभक्ति दिखाने का मौका आता है तो मैं टेलीफोन लाइनें खोल देता हूं। मैं स्वागत करता हूं आज के लिए स्क्रीन पर हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता डी.के. दुबे जी है। आपका स्वागत है दुबे जी। हमारे साथ बरेलवी सेक्ट के मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी जी है, आपका स्वागत है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है शोएब सिद्दीकी, और हमारे साथ अनीशा बानो है मुस्लिम स्कॉलर। मैं अनीशा बानो से ही शुरुआत करूंगा। बताइए, शाहरुख के इस हिंदुस्तान से गद्दारी को क्या कहेगी? जी देखिए, ये सीधी सीधी एक यही है कि ये जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से पहले बांग्लादेशी को अपना टीम बनाया, फिर उस अभी जो ये बना रहे हैं, अभी जैसे पाकिस्तान का इन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, तो इंडिया में भी तो टैलेंट है ना। ये बार बार उन्हीं चीजों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? एक जो सुपरस्टार है वो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है, शाहरुख खान है वो आतंकवादी को बढ़ावा दे रहा है। तो ये देश के हित में क्या कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस भूमिका के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि बाकी लोग भी यही स्टैंड लेंगे। शहाबुद्दीन जी, जैसा कि जानकारी मिली है कि शाहरुख खान ने पाकिस्तान के क्रिकेटरों की फ्रेंचाइजी ली है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये राष्ट्र हित में नहीं है, बल्कि इससे उनकी सोच को दर्शाया जाता है कि किस तरीके से शाहरुख खान की सोच है। चाहे देखिए राजनीति हो या व्यापार हो या क्रिकेट जगत हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, सबसे पहले जो है वो देश है हमारा, और देश के खिलाफ और देश में आतंकवादी गतिविधियां करने वाले लोगों के से कभी भी हाथ नहीं मिलाया जा सकता, उनसे कभी किसी मामले में समझौता नहीं किया जा सकता। शाहरुख खान को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि कारगिल किसने किया, पुलवामा, पहलगाम पर अटैक, आतंकवादी अटैक, न जाने कितने लोग, हमारे देश के लोग, उन्हें अपनी जानें गंवाई, ये किसने किया? ये सब करने वाला पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में आतंकवाद की जो तरबियत होती है, उस तरबियत पर पाकिस्तान ने कभी भी कदगन नहीं लगाया, कभी लगाम नहीं लगाई। जबकि पहलगाम में घटना हुई उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था, और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। इन तमाम हालात का शाहरुख खान को ध्यान में रखना चाहिए। और ये एक अजीब इत्तफाक है चौहान साहब, एक अजीब हमारे हिंदुस्तानियों की, चाहे शाहरुख खान हो या बीसीसीआई हो, अभी जब अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में हमले हो रहे थे तो बीसीसीआई बांग्लादेशी क्रिकेटरों से समझौता कर रहा था, वहां फ्रेंचाइजी कर रहा था। ये भी अजीब इत्तफाक है, और ये ऐसा इत्तफाक जो भारत का कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो वो कबूल नहीं कर सकता। बांग्लादेश में ऐसी सूरत हाल थी उन दिनों कि वहां पर दुर्गा के पंडालों को तोड़ा जा रहा था, इस्कान के मंदिरों पर हमले हो रहे थे, और गैर मुस्लिम लोगों के मकानों पर जो मजहबी रहनुमा हैं उनके ऊपर हमले हो रहे थे, आग लगाई जा रही थी। उन दिनों बीसीसीआई जो है वो समझौता कर रहा था बांग्लादेश के क्रिकेटर से। और ऐसे ही जब आज की सूरत हाल है कि पाकिस्तान हर सूरत में भारत के खिलाफ खड़ा है, और आए दिन अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ में कश्मीर का मामला उठाता है और कहता है कि कश्मीर हमारा अंग है, जबकि वो पीओके जब चाहे भारत वो ले सकता है, और एक न एक दिन पीओके जो है वो भारत का हिस्सा होगा, पहले भी था और इंशाअल्लाह भारत का कंट्रोल होगा, एक दिन आएगा। और यही पाकिस्तान है, यही पाकिस्तान के हुक्मरां हैं जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, ओआईसी में जाकर के कश्मीर का मुद्दा उछालते हैं, वहां जाके भारत को बदनाम करते हैं, गलत नजरिया पेश करते हैं। और चौहान साहब, आपने अभी शायद देखा होगा, पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर पत्रकार है, उसका नाम है हामिद मीर, और वहां हुकूमत में भी उसकी अच्छी खासी पकड़ है, और हुकूमत का एक तरीके से सलाहकार है और पाकिस्तान का मशहूर पत्रकार है। उसने भारत के खिलाफ अभी एक वीडियो जारी की है, और यहाँ उसने बताया है कि भारत में किस तरीके से मुसलमानों पर यहाँ की हुकूमत, यहाँ की अवाम, बहुसंख्यक अवाम
वो जो है मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रही है, और बहुत ही खिलाफ जहर उगला है हामिद मीर ने। तो ये इस तरीके से वहां के लोग हैं, वहां के लोगों का नजरिया है, वहां के लोगों की सोच है, गंदी सोच है। और ऐसे लोगों के खिलाफ भारत की एक व्यक्ति, भारत की हुकूमत अभियान चला रही है और चेहरों से नकाब उतार रही है, और वहां पर लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी और वगैरह वगैरह इस तरीके से आतंकवादी संगठन बाज़ाब्ता तौर पर भारत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इस पर शाहरुख को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं तो अगर सुदर्शन टीवी के चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात शाहरुख तक पहुंचती हो, तो वो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि पहली फुर्सत में वो ये एग्रीमेंट तोड़ें, खत्म करें और भारत की आवाम से माफी मांगे, और इस बात की यकीन दहानी कराएं कि भविष्य के दिनों में किसी तरीके से पाकिस्तान के हाथ, चाहे क्रिकेटर हो, राजनेता हो, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों या उद्योग जगत के लोग हैं, उनसे समझौता नहीं करेंगे, फ्रेंचाइजी नहीं लेंगे, न देंगे। तो ये स्पष्ट होना चाहिए। और बार बार के इस तरह के इक़दाम से हम लोगों को, यानी भारत के लोगों को दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ता है। एक तरफ हमारी हुकूमत, हमारे लोग जो हैं ऑपरेशन सिंदूर में सीना तान होकर खड़े थे। तो पहली बिल्कुल बिल्कुल आपकी पहली प्रतिक्रिया मैंने काफी विस्तार से ली ताकि पता चले, लेकिन आप तो बरेलवी वाले हैं, देवबंदी वालों का क्या प्रतिक्रिया है? हमने आज उनको बुलाया था लेकिन कोई देवबंदी आया नहीं। देखते हैं। हाँ, देवबंदी शायद ये शोएब सिद्दीकी देवबंदी है क्या? सर मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ। चलो अच्छा है, मतलब कम से कम आपने देवबंदी को दूसरे दर्जे का तो बता दिया। नहीं आप, अरे आप नहीं बोल रहे, मैंने तो आपकी तारीफ कर दी दूसरा दर्जा बोलने के लिए। मतलब मैं पहले हिंदुस्तानी, तो फिर एक नंबर का है क्या देवबंदी तो दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं है। देखिए ये मजहबी मामला है, हम आलिम इस पे बात करेंगे। देखिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप बड़े भाई मेरे। देखिए सबसे पहले तो मैं कारगिल के जो शहीद हैं, आप देवबंद का भी सम्मान करें तो फिर मेरा सम्मान नहीं हो सकता। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। नहीं देखिए देवबंद है, ये नदवा है, यहाँ बड़े बड़े आलिम पैदा होते हैं जो पूरी दुनिया में पैदा होते हैं, इस्लाम का आतंकवादी पैदा होते हैं। जो आतंकवादी है वो गलत है। कोई मजहब कोई बुरी चीजें सिखाता है, चाहे आपका मजहब हो चाहे मेरा मजहब हो। खैर टॉपिक दूसरा हो जाएगा सर। देखिए आप हमेशा दबी कुचली बात, या तो देवबंद से निकले वाला हो या बॉलीवुड से निकलने वाला शाहरुख खान हो, एक जैसे ही है। अरे नहीं, सुनिए सूरज भाई, सुन लिए बात, आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं, चूंकि आपने टॉपिक आज के दिन बहुत सही टॉपिक निकाला है, मैं कारगिल के जो शहीद है उनको मैं नमन करता हूँ। शहीद नहीं कहते सुदर्शन पे, बलिदानी कहते हैं। शहीद तो इस्लाम के लिए होता है। अरे सुनिए, फिर अब आप बोल नहीं रहे, अब आप चाहे रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना। ये भाई ये आपका मदरसा थोड़ी है, सुदर्शन चैनल है, यहाँ पर शब्दों का चयन बड़ा सिस्टमेटिक किया जाता है। जिस तरह आपने दोनों मुस्लिम स्कॉलर सुन लिया है, हमें भी सुन लिया। उन्होंने कितना अच्छा बोला, वो दोनों इतने अच्छे बोले। एक दाढ़ी टोपी वाला फिर भी देशभक्ति में बोला, ये हमारी बहन जी ने इतना अच्छा बोला, और आप चिकना चोपड़ा होकर आए शाहरुख की तरह, और या फिर वही बात कर रहे हो। सुनिए अरे सर सुनिए, तो देखिए सबसे पहले मैं कारगिल के जो शहीद है उनको मैं, शहीद नहीं बलिदानी या हुतात्मा कहो। देखिए दोनों बातें एक है, दोनों बातें एक है। अब हिंदुस्तान देखिए रजिस्ट्री को बैनामा कहते हैं, बैनामा बोलने। देखिए उर्दू जो है वो हिंदी से मिली हुई, आप उसको अलग नहीं कर सकते। बहरहाल ये गंगा जमुनी तहजीब, वो बात टॉपिक चला जाएगा। देखिए शाहरुख खान का जहां तक मामला है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये कदम जो उठाया है, अगर उनकी नॉलेज में ये कदम उठाया है तो सरासर गलत है। अगर उनकी नॉलेज में नहीं है तो उनको नॉलेज में लाना चाहिए। और जो भी बीच में उन्होंने, पूरी बात सुनिए सर। देखिए होता क्या है, कोई मुकदमा होने विवेचना होती है। अगर शाहरुख खान की बात मालूम है तो सरासर उन्होंने गलत किया है। पहले हिंदुस्तान है, पहले राष्ट्र, उसके बाद कोई बात है। उन्होंने जो काम किया गलत किया। देखिए अभी आपको याद होगा आईपीएल में अभी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी को ले लिया था, उसमें बड़ी बगावत हुई। मैंने बगावत की, हमने शो किया था सबसे पहले। हाँ मैं था जी। अरे मैं आपका शुक्र अदा कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल पे बैठा था, मैंने बगावत की थी और मैंने कहा था शाहरुख खान ने गलत किया है। क्यों बगावत कह रहे हो? बगावत तो तब होती जब आप, अरे आप उसको बगावत क्यों कह रहे हो? नहीं मैं बगावत नहीं कर रहा, मैंने शाहरुख खान की मैंने मुखालफत की थी। आप बात असल में काट देते हैं, मौजूद गलत शब्दों को दुरुस्त करना पड़ता है।
नहीं नहीं, अरे मैं वापस ले रहा हूँ सर, आप सुनिए, ले लो, बोलने तो दीजिए, छोटा भाई हो आपका। चलो बोलो। देखिए शाहरुख खान ने सर एक सेकंड सुन तो सर, फिर आप बात मुकम्मल, सबको सुना आपने, मेरे में 10 बार आप टोका, मेरी बात हो नहीं पाई। जब शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को लिया, उसकी मुखालफत हुई, हर हिंदुस्तानी ने, खासकर मुसलमान ने उसकी मुखालफत की कि उसको गलत लिया। लेकिन उसी बीच में अडानी की लाइट जो थी, बिजली जो थी, वो बांग्लादेश में बराबर जा रही थी, उस पर रोक नहीं लगाई। और व्यापार कर रहे थे, उस पर आगे अडानी को लेकर आ जाओ और किसी को लेकर आ जाओ। देखो, तरह की बातें, एक ध्यान रखना, एक ध्यान रखना, एक ध्यान रखना, एक मिनट ध्यान रखो। क्लेरिफिकेशन, अडानी हो, टाटा हो या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी आपदा में भी कुछ भेजते हो, हम विरोध करते हैं। मैं आपदा में भी कह रहा हूं, सांप को समय रहते कुचलना चाहिए। सांप के लिए आपदा नहीं होती, सांप को मरने की स्थिति पैदा होना अवसर होता है। इसलिए वो मोदी हो, अदानी हो या सुदर्शन पे बोलने की जरूरत नहीं है, या कोई बीजेपी वाला नहीं है। ये दुबे जी भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, पक्के राष्ट्रभक्त है, ये अभिनेत्री है, कोई पॉलिटिशियन नहीं। या राजनीति की बात मत करो, सीधे बोलो शाहरुख तुमने गलत किया, तुम्हारा निषेध है। देखिए, मैं बात बार बार कह रहा हूं कि शाहरुख खान ने जो किया वो गलत है। पहले मुल्क है, खासकर दुनिया में 206 मुल्क हैं, उसमें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को खिलाड़ी के उन्होंने अगर लिया है तो बिल्कुल गलत किया, मैं इस बात को कह रहा हूं बार बार। चलिए आता हूं आपके पास दोबारा। दुबे जी, मैंने तीनों मुसलमानों को लेकर फिर आपके पास आ रहा हूं, ताकि हमारे पैनल पर कौन क्या है आपको भी पता चले। दर्शकों में तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान चाहे इस समय अगर कोई अजान भी होगी तो छोड़ेगा, लेकिन बिंदास बोल जरूर देखता है, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं जानना चाहता है। और इसलिए क्या कहेंगे आप? देखिए सुरेश जी, इसको एक बड़े पैमाने पर लेना चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए पार्टीशन से। बिल्कुल, क्योंकि पार्टीशन जब हुआ था तो वो हिंदू और मुसलमान के आधार तो लिए गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि प्रैक्टिकली वो हिंदू मुसलमान के आधार पर पार्टीशन नहीं हुआ था। और जहां तक बात आती थी जिन्ना की, जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा था कि आपने मुसलमानों से देश लिया है, मुसलमानों को वापस दो, अगर नहीं दे सकते तो हमको एक भूमि का टुकड़ा दे दो, हम हिंदुस्तान को फतेह करना चाहते हैं, जहां से हम सेनाएं तैयार करें और हिंदुस्तान को फतेह कर लें, जैसे पुरानी जंगें हुआ करती थी वैसा। तो वहां से वो सिलसिला शुरू होता है। और कुछ स्कॉलर्स लेकिन दुबे जी थोड़ा सा उसमें जोड़ दीजिए कि ये झूठ है, मुसलमानों से नहीं लिया था, क्योंकि कोई आपसे आपके स्टेटमेंट को मिसयूज ना करें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उस समय भी मुसलमानों से उन्होंने लिया नहीं था। हकीकत में दिल्ली पर उस समय तो मराठे बैठे थे, लेकिन हकीकत ये है कि वो उसको इस्तेमाल तो कर रहे थे ना, तो वो उनका स्टेटमेंट था, इसलिए लिया। तो फिर वो 47 में अचानक जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, फिर 65 वाला हमला इसलिए कर दिया क्योंकि चाइना से हम युद्ध हार गए थे। फिर ये सिलसिला चलता रहा। कुल मिलाकर एक उद्देश्य है कि हिंदुस्तान को फतेह कैसे करें। उसी समय पर जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने भी ये कहा था कि हमें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए। एक बड़ी संख्या मुस्लिम लीग की और कांग्रेस के मुसलमानों की थी जिन्होंने ये कहा कि हमें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान मिलने के बाद हिंदुस्तान की असेंबली में वो रुके, और हिंदुस्तान की असेंबली में रुकने का मतलब ये था कि संविधान की प्रक्रिया में भाग लिया और फिर धीरे धीरे करके खसक गए। यहां पर एक बड़ा वर्ग, मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बड़ा इंटेलेक्चुअल वर्ग और जो पॉलिटिकल वर्ग है वो रोका गया था, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर से जो मदद मिलनी चाहिए हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए वो जिन्ना को कैसे मिलेगी। शाहरुख खान के प्रकरण को अगर आप देखेंगे, जब जब पाकिस्तान के ऊपर कोई विपत्ति आई है, चाहे वो भूकंप आया हो या फिर कोई आज की परिस्थिति हो, आज पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे की इस समय बड़ी किल्लत चल रही है। और खासतौर से ईरान के साथ जब हुआ और इन्होंने बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाई थी तो बहुत बुरा हो गया था। और उधर ईरान ने अब हमला भी कर दिया है सऊदिया के ऊपर। सऊदिया की और पाकिस्तान की ट्रीटी है कि अगर एक के ऊपर हमला किया तो दूसरे के ऊपर माना जाएगा। और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस समय बहुत खतरनाक आंदोलन चल रहा है। बहुत खतरनाक से मतलब है जियो या मरो की वहां सिचुएशन आ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में जब पाकिस्तान के पास धन ना हो तो फिर हिंदुस्तान के अंदर बैठे वो लोग जिनकी चाहत हिंदुस्तान को फतेह करने की थी, या फिर जो इसलिए रोके गए थे क्योंकि उनको पाकिस्तान की मदद करनी है कि वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान में घुसड़ देंगे,
अब वो मदद करें कैसे? तो अचानक भूकंप आ जाता है तो हिंदुस्तान में शो किए जाते हैं, उन शो करके यहां से धन इकट्ठा किया जाता है और धन इकट्ठा करके वहां भेजा जाता है। उसी समय पर आप सोचिए कि केदारनाथ में अगर कोई बात आती है तो उस पर किसी को कोई बद्रीनाथ केदारनाथ पर अगर आता है संकट तो शो नहीं किए जाते क्योंकि वो बहुत भीषण था, लेकिन वो हिंदुस्तान का संकट था। ऐसे ही इन खिलाड़ियों की जो परचेज है वो परचेज एक्चुअली खिलाड़ी की नहीं है। अगर खिलाड़ी मुसलमान के नाम से लेना था तो भारत में भी बहुत टैलेंटेड मुस्लिम प्लेयर्स हैं, उनको भी लिया जा सकता था। और चूंकि ये लीग का मामला आता है इसलिए उनको चांस भी दिया जा सकता है भाई उभर कर आए, अगर इस्लाम के आधार पर ही उनको लेना था। लेकिन शाहरुख खान को वो इस्लाम के आधार पर नहीं लेना था, शाहरुख खान को पाकिस्तान की मदद के नाम पर या बांग्लादेश की मदद के नाम पर कि कैसे यहां का धन वहां चला जाए किसी न किसी माध्यम से। ये वो माध्यम है। पैसा भले ही इस उस्मान के पास रहे, लेकिन हकीकत यह है कि इंटरनेशनल करेंसी में बदलकर पाकिस्तान जाएगा तो डॉलर्स मिलेंगे और पाकिस्तान इस समय त्राहिमाम कर रहा है। इसलिए शाहरुख खान को अगर आप उनका पूरा इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको यह बात क्लियर हो जाएगी कि शाहरुख खान पाकिस्तान का हमदर्द है। और जब भी पाकिस्तान पर उसको कोई संकट दिखाई देता है या उसको लगता है कि नहीं पाकिस्तान को धन की आवश्यकता है तो क्या माध्यम हो, जैसा भी माध्यम मिलता है उसमें शाहरुख खान बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। ऐसा कई बार, एक आध बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। शाहरुख खान ने हिंदुस्तान में आई विपदाओं पर आज तक मेरी नॉलेज में तो नहीं कि कोई कार्यक्रम किया होगा या शोज किए होंगे धन इकट्ठा करके किसी पीड़ित को दिया होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए शाहरुख खान ने शो किए हैं, ऐसा पूरे देश को मालूम है। यह दर्शाता है कि शाहरुख खान का जो हृदय है वो कहां के लिए धड़कता है और किसके लिए वो काम करता है। भले ही भारत का कानून, भारत का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भले ही उनको अनुमति न देती हो, लेकिन सत्य तो यही है कि उनका दिल धड़कता है और वो बार बार पाकिस्तान की तरफ करवट बदलते हैं। लोग कहते हैं कि भाई उनका ममाना है, ननिहाल की भी मदद करनी चाहिए, तो शायद ननिहाल की मदद का कोई ये रास्ता उन्होंने चुना होगा कि भाई ननिहाल की मदद किस आधार पर करी जाए और वहां पर भी उनके ही लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को सपोर्ट करते तो एक बार समझ में आता, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करके वहां धन भेजना ये वही जिन्ना की पॉलिसी का कंटिन्यूएशन है जो मैं लगातार देखता आया हूं। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं। माउंटबेटन अपनी चिट्ठियां लिखता था इंग्लैंड को, तब वो कहता है कि जिन्ना मेरे पास आए और उन्होंने ये बात कही, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बना देना चाहिए ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में ये क्लैश बना रहे और हमारे घुसने की उम्मीद दोबारा बरकरार रहे कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमें एंट्री मारने का अवसर मिल जाए। तो मैं इस बात से बिल्कुल मतलब वो रखता हूं कि शाहरुख खान के इंटेंशन में किसी प्रकार का कोई दोहराए नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है। जी बिल्कुल। प्राची के पास चलते हैं। प्राची अधिकारी, आप भी बॉलीवुड से है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, क्या कहेगी? देखिए, इनकी असल टीमें हैं शाहरुख खान नाइट राइडर्स के ग्रुप के पास आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स है, सीपीएल में ट्रिनबैगो और नाइट राइडर्स है, मेजर क्रिकेट लीग यूएसए है और लॉस एंजलिस में, और इन्होंने उस्मान तारिक को साइन किया है। और ये कह रहे हैं, इनकी टीम आके कह रही है कि नहीं हमने पूरी पाकिस्तानी टीम नहीं ली है। अरे तुम टुकड़े टुकड़े में लोगे, टुकड़े टुकड़े में लेकर भी तो तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे। अभी जैसे दुबे जी कह रहे थे कि उनका ननिहाल वहां है, तो ननिहाल में ही चले जाए ना, वहीं जाके मरे। यहाँ क्या करना है इनको? यहाँ क्यों रह रहे हैं? बहुत इंटरव्यूज में इन्होंने, यहाँ के तो नहीं, पाकिस्तान में इन्होंने जो इंटरव्यू दिए उसमें बड़ा हंस के कह रहे थे कि मेरा तो यहाँ मेरे यहाँ बहुत बिरादर है, मेरे यहाँ बहुत रिलेटिव्स हैं और मुझे यहाँ बिल्कुल अपना ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बाहर आया हूँ। तो मैं कहती हूँ अपना बोरिया बिस्तर हटाओ, यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर जिस हिंदुस्तान की जनता ने तुम्हें इतना प्यार दिया, केदारनाथ बद्रीनाथ में जो त्रासदी आई थी, तुमने यहाँ 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन तुमने 15 करोड़ 7 करोड़ तुमने पाकिस्तान की अपना जो गवर्नमेंट कभी अपने लोगों को, अपनी आवाम को 1 रुपया नहीं देती है, वो मरने के लिए छोड़ देती है। तुम इतना इत्मीनान से वहां पैसे भेज रहे थे, कभी इंडिया में दिए तुमने? त्राहिमाम जब यहाँ हुआ, यहाँ लोग मर रहे थे, यहाँ जब आपदाएं आ रही थी, यहाँ कभी दिया नहीं? इनका दिल ही धड़कता है उधर के लिए। इनको ये कमाएंगे, यहाँ ये कमाएंगे भारत में, लेकिन इनको हेल्प करनी है
वहां पर उन लोगों की। और वो उसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है वो सारा पैसा खा लेगी। गवर्नमेंट अगर पैसा खाएगी, गवर्नमेंट के सेक्टर्स के पास उनकी पैसा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने जो शलवार वाले टेररिस्ट है वो हमारे लिए तैयार करेंगे। और वो टेररिस्ट कोई हमारी आरती पूजा करने तो आते नहीं है। एक आदमी को, एक चरसी आदमी को दे देंगे 3-4 लाख रुपए, वो दूसरा कसाब बन के हमको रेलवे स्टेशन में मारने आ जाएगा। वो पूछेगा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। अगर वो थोड़ा होश में हुआ तो वो हमको मारेगा, और थोड़ा बेहोश हुआ तो सबको मारेगा। गोली इधर उधर लग गई तो बात है कि एक आध मुसलमान मर जाए, अगर गोली ना लगी तो वो हमको ही मारेगा। अगर पूछ लिया जाए कि तुम शिया हो सुन्नी, तो फिर उनको मारेगा। तो ये लोगों का यही काम है कि ये इस तरह भारत में बैठकर भारत का खाके, भारत के फैंस, मैं कहती हूँ नाश है उन फैंस का भी जो इनको प्यार करते हैं, इतना वो देते हैं, उसकी जानते हुए कि जब ये हमारे भारत से उधर टेररिस्ट को फंड करते हैं इनडायरेक्टली। कोई भी आदमी अगर पाकिस्तान को डायरेक्टली फंड कर रहा है या हेल्प कर रहा है या सूत्र बन रहा है, सोर्स बन रहा है, तो उसका कभी अच्छा हो, मैं ये नहीं चाहूंगी। तो वो व्यक्ति जो भारत में रहकर इस पाकिस्तान की मदद किसी भी तरीके से कर रहा है या सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है, उस व्यक्ति के लिए मेरे दिल में कभी भी अपनापन या श्रद्धा नहीं हो सकती है। वो हमारे पुलवामा के लोग या उरी के लोग जो मरे हैं, हमारे जो सेना के जवान हैं, हर रोज बॉर्डर पे शहीद होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं, अब तो चलो, अब तो कुछ 1-8 साल से थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ऐसा वहां कैजुअली होता रहता है। कितनी खबरें हम तक नहीं आती हैं। ये वही लोग हैं जो भारत में एंट्री करते हैं और बर्फ की आड़ में हमारे सेना के जवानों को पीछे से गला रेत देते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे जवानों की मुंडियों को काट के फुटबॉल खेलते हैं। इनके जो फवाद जैसे जो इनके एक्टर्स हैं, यहाँ से जब कमा के जाते हैं सोनम कपूर के साथ मूवी करके, तो वहां जाके कहते हैं पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, जब वो उरी का हो रहा था। तो हम इन लोगों को कैसे लाइक कर सकते हैं, कैसे हमारे दिल में इनको काम देने का आ सकता है, कैसे हम अपने लोग, हमारे जो अपने आर्टिस्ट हैं, अपने हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाएं, उनको काम न मिले, उनको आप अलग थलग कर दीजिए। आप यूएस में, लॉस एंजलिस में मेजर क्रिकेट लीग खरीद लीजिए। आप वहां किसको आप वहां रखने वाले? आपकी टीम कह रही है कि नहीं, हमने पूरी पाकिस्तानी टीम नहीं खरीदी है। लेकिन क्या ये बात गलत है कि नाइट राइडर्स ग्रुप केटीआर में पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन किया गया और शाहरुख खान का मालिकाना हक वाली कैरिबियाई प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स में इन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक को लिया। तो जब आपने साइन कर लिया है तो आप एक एक करके साइन करिए या आप अलग अलग साइन करिए। तो ये तो बड़ी चालाकी वाली बात है। हमने इसके पहले भी देखा कि बेटा ले लिया, हमने अम्मी अब्बू नहीं लिए लेकिन बेटा ले लिया। ये तो बात हो गई आपकी। आप वालिदैन को ले रहे, लेकिन आप उनके बच्चे को ले रहे हैं। आप चालाक है ना, बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। तो पूरे ग्रुप को आप मत लीजिए, लेकिन टुकड़ों में तो ले रहे हैं। बिल्कुल। दुबे जी, वैसे तो ये भारतीय न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र का मुद्दा है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन कानूनी पहलू में इसको कैसा देखेंगे? देखिए, ये तो कानूनी पहलू अगर आप देखते हैं, जब तक पाकिस्तान को आप एनिमी कंट्री नहीं घोषित करते, तब तक ये जो बायलैटरल रिलेशन जैसे भी चलते हैं उनके आधार पर ये चलता है। वैसे 2 बातें हैं, एक तो कानून है, एक नैतिकता है। कानूनी आधार पर अगर आप देखते हैं तो इस समय भारत सरकार ने पाकिस्तान को बाइकआउट कर रखा है, और बाइकआउट अगर कर रखा है तो वहां जो इंटरनेशनल गेम्स हैं उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा सभी जगह पर भारत के लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं तो कानूनन तो कोई प्रतिबंध नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि देश को समझना चाहिए और देश के प्रति लायबिलिटी सामने दिखाई देती है। अगर कानूनी प्रतिबंध होता तो वो कर ही नहीं पाते, लेकिन बीसीसीआई ने अपने यहाँ रेगुलेशन में डाल रखा है पाकिस्तान का बाइकआउट, इसलिए बीसीसीआई को रोकने का अधिकार है। और अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर एक्शन लेने का भी अधिकार है उन टीमों को। बीसीसीआई उनका वो है अधिष्ठाता, इसलिए बीसीसीआई एक्शन ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बीसीसीआई एक्शन ले सकता है, लेकिन अब बीसीसीआई कब लेगा ये भी देखने का प्रश्न है। मैं देश की जनता को यह कहना चाहूंगा कि शाहरुख के सोशल मीडिया पर जाइए, लोग ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, डरते हैं। चैनल तो दिखाते नहीं है, क्योंकि न्यूज चैनल अगर शाहरुख के खिलाफ कोई ऐसी न्यूज दिखाएंगे तो शाहरुख फिर उनके आने वाले फिल्म का कोई प्रमोशन इनके चैनल पे नहीं करेंगे, फिर इनके फंक्शन में नहीं आएंगे। तो ऐसे लोग उनसे कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहते, दुश्मनी तो बहुत दूर की बात है, नाराज नहीं करना चाहते,
लेकिन जहां बात देश की आती है वह व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसको जगाना, समझाना और फिर भी ना माने तो फिर उसके खिलाफ बोलना राष्ट्रीय कर्तव्य है और यही मर्दानगी की असली पहचान भी है। और इसलिए जो मर्द है वो इस बात को जरूर कहे। आज का दूसरा मुद्दा है जिस मुद्दे पर मैं लेकर जा रहा हूं आप लोगों को, और मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। जी हां, उत्तर प्रदेश में दूसरा मुद्दा है मुस्लिम समाज में कोई जाति नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है बार बार। मुस्लिम समाज में कोई जाति नहीं होती है, ऐसा बार बार कहा जाता है। कोई ऊंच नहीं होता, यह भी बार बार कहा जाता है। मस्जिद में अमीर गरीब ऊंचा नीचा सब बराबर होते हैं, यह भी कहा जाता है। यह भाषण आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन संभल से सामने आया आरोप पूछ रहा है कि यदि सब बराबर है तो वसीम को नमाज पढ़ने से किसने रोका? यदि मस्जिद में कोई ऊंच नीच नहीं तो एक बिरादरी दूसरे बिरादरी का सामाजिक बहिष्कार कैसे कर रही है? और यदि मजहब में भेदभाव की कोई जगह नहीं तो इमाम घर क्यों नहीं जाता? ज़कात स्वीकार क्यों नहीं की जाती? क्या संभल की मस्जिद अल्लाह की है या स्वयं को शासक समझने वाले कुछ दबंग तुर्कों की है? जी हां, घटना क्या है देखिए। संभल के मांडली समसपुर निवासी मोहम्मद वसीम ने आरोप लगाया कि तुर्की बिरादरी के मुसलमान उनके धुन्ना समाज के परिवार को, मतलब दूसरे जाति के मुसलमान को पुरानी मस्जिद अर्थात जुमे की मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकते हैं। सामाजिक बहिष्कार किया है। पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। जब सुदर्शन ने इस मुद्दे को उठाया, अभी शिकायत के आरोप है, अंतिम सत्य जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन आंखों से साफ दिख रहा है कि हुआ क्या है। यह किसी हिंदू संगठन का आरोप नहीं है, यह किसी चुनावी मंच का भाषण नहीं है, यह स्वयं एक मुसलमान पूरी बिरादरी शिकायत कर रही है। अब नेता कहां हैं जो दिन रात भारत को सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाते? और मौलाना कहां हैं जो कैमरे देखते ही मजहबी समानता पर लंबा भाषण देते हैं? पसवंदा मुसलमानों के नाम पर वोट मांगने वाले कहां हैं? क्या न्याय केवल तब याद आता है जब आरोप हिंदू समाज पर लगता हो? अपने समाज के भीतर कोई कमजोर मुसलमान आवाज उठाए तो सबकी जुबान पर ताला क्यों लगता है? और इसलिए निर्णायक प्रश्न है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी बिरादरी की अनुमति चाहिए क्या? मैं हमारे गेस्ट पैनल के पास चलूंगा। हमारे इसके पहले मैं जरा प्रतिक्रिया दिखाना चाहूंगा, सुनिए। नमाज को लेकर जो है विवाद था सर, उस मसले पर हम मिले थे। बात यही थी कि एक बिरादरी द्वारा जो है, जो अपर कास्ट है उसके द्वारा शोषण किया जा रहा है सर। हमारा शोषण ये है कि आप मस्जिद में जो है नमाज अगर अदा करोगे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करोगे, आप जो तरीका हमारे शरीयत के अनुसार है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। वो तुर्क बिरादरी के लोग हैं। तो नमाज को लेकर समस्या यह है सर कि जुमे के अंदर जो है 2 जो है फर्ज पढ़ाए जाते हैं, वो 2 की जगह 6 पढ़ा रहे हैं सर। सामूहिक नमाज के अंदर व्यक्तिगत नमाज को मिला के पढ़ा जा रहा है, जिसका हमने उल्लंघन किया। उल्लंघन के बाद में हमें ये धमकी दी गई कि जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ सकता जैसे तू पढ़ रहा है। तो चलिए गेस्ट पैनल के पास चलते हैं और हमारे साथ आज जो गेस्ट है उनकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर लेते हैं। हालांकि हम इसके पहले भी खास करके संभल और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अपने आप को आज भी तुर्क समझने वाले कुछ लोग हैं, उनका विषय है। अनिशा बानो, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहूंगी कि इस्लाम में 72 या 73 तरह के फिरके होते हैं। अब रही बात नमाज की, तो ये बिरादरी देख के ऐसा होता है कि जो सिया होते हैं वो सुन्नियों को अपनी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, और जो सुन्नी होंगे वो शियाओं को अपनी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो बिरादरी का तो मुद्दा यहीं पे आ गया, क्योंकि इनके नमाज पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। अब रही बात हमारे भारत जैसे देश की, अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ क्या तरीका होता है? मतलब अभी बात निकली है तो पता चले, हमको तो कभी मस्जिद में आकर नमाज देखने नहीं देगा कोई, लेकिन आप बता दीजिए क्या क्या फर्क होता है? दिशा अलग होती है या क्या अलग होता है? दिशा एक होती है, लेकिन जो उनके नमाज का तरीका होता है, किसी में वो सूरतें आदि पढ़ी जाती है, किसी में कलमा आधा पढ़ा जाता है, किसी में मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो वो फॉलो करते हैं। नमाज पढ़ने का तरीका उनका बस थोड़ा अलग होता है। शियाओं का, सुन्नी का, जो तुर्की होते हैं उनका, सबका अलग अलग तरीका होता है। तभी तो कहते हैं कि इस्लाम में 73 फिरके हैं। अच्छा, चलिए, अच्छा हुआ आपने आज इनको एक्सपोज कर दिया। हम तो समझ रहे थे कि सारा नमाज एक जैसा होता है।
नहीं नहीं, इनमें भी नमाज का तरीका बहुत अलग तरीके से किया जाता है। और रही बात हमारे भारत जैसे देश की, तो भारत जैसे देश में वो चीजें होती मतलब हिंदू मुस्लिम को लिए लेके चलते हैं। अब बाहर की कंट्री की अगर हम बात करें तो वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो एक ये चीज देखिए कि इस्लाम जहां भी फैलेगा वहां पे कट्टरवाद तो फैलेगा ही फैलेगा, वहां पे आतंकवाद भी फैलेगा, ये आपस में भी लड़ेंगे। तो ये सिर्फ एक भारत ऐसा देश है जहां पे ये इस्लाम के जो ठेकेदार बन के घूमते हैं, जिन्होंने ये शरिया भारत जैसे देश में लागू कर रखा है, इनको ये नहीं मालूम इनकी बहन बेटियों पे कितनी आपबीती बीत रही है, कितना सब कुछ हो रहा है, इनको फिर भी शरिया चाहिए। तो अगर शरिया चाहिए ही था तो आप पाकिस्तान ही चले जाते, पाकिस्तान तो दिया गया था ना, तो क्यों नहीं गए आप? अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि भारत को हम इस्लामिक कंट्री बनाएं या इसको हम गजवाए हिंद करें, तो वो चीज तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर आप यही जाके अपने दूसरे देश के साथ आप दुबई चले जाओ, सऊदी चले जाओ, अगर ये गद्दारी आप वहां पे जाके करोगे तो आपको भरे चौराहे पे फांसी पे लटका दिया जाएगा। एक भारत जैसा ही ऐसा देश है जहां पे ये मुंह खोल के मन में जो आए वो चीजें बोल देते हैं, कर लेते हैं। मन में कुछ आ जाए मुंह से बोल दे तो फिर भी सुना जा सकता है, टांग ऊपर कर देते हैं जी। बस यही तो है। चलिए शाहबुद्दीन जी, ये आपने छुपा के रखा, आप इतने बार हमारे चैनल पे जुड़ते, आपने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों में अलग अलग नमाज होते हैं, अभी हंस रहे आप। देखिए मैं तो बराबर आपके साथ में बैठता हूँ, नहीं, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि तुर्क ऐसा भी करते हैं। आप तो तुर्क नहीं है ना? नहीं, मैं तुर्क नहीं हूँ। कौन है? मैं तो देखिए ऐसा है कि ये जो परसों की घटना है, नहीं आपने बताया नहीं कौन है, आपने बताया नहीं कौन है। मैं बता रहा हूँ ये परसों की एक घटना। नहीं आप कौन है? वो आप तुर्क नहीं है तो कहा, लेकिन है कौन? मेरा तो आप खुद ही, आप मेरे बोलते हैं कि मैं बरेलवी हूँ, आप तो खुद ही बोलते हैं। नहीं बरेलवी हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तानी वंश से है या कई फोरफादर बाहर से आए थे? नहीं, हम तो असलन भारतीय हैं। हाँ, और तो ये पहले बोल देते ना, सुन्नी सूफी बरेलवी है मैं। हाँ, तो देखिए ये परसों की घटना है। तो आपकी कौन सी पीढ़ी हिंदू थी? आपकी कितनी पीढ़ी पीछे हिंदू थी? अब ऐसा है ना कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग मुसलमान आए बाहर से, अरब से, वो चंद मुसलमान थे, बाकी तो सब यहाँ पर पहले भारतीय ही थे और उन्होंने इस्लाम मजहब कबूल किया, मुसलमान हो गए। तो उसी में से नहीं कोई नाम याद है क्या आपको? आपको नाम याद है आपके पीछे? नहीं, मुझे नाम याद नहीं है। हम बहुत लंबी पीढ़ी से मुसलमान हैं और बहुत लंबी पीढ़ी के बाद में हमारे जो है पुरखे कहीं होंगे गैर मुस्लिम। तो जितने स्वाभाविकता से आप इस बात को कह रहे हैं कि कभी हिंदू थे अभी मुसलमान बने, क्या अगली कोई पीढ़ी हिंदू बनेगी तो इतने स्वाभाविकता से स्वीकार करेंगे? अब देखिए ये तो एक तारीख का हिस्सा है। बहुत सारे जो है वो यहाँ पर इस्लाम कबूल किया, आज 20 करोड़ की तादाद में मुसलमान हैं। इतनी तो तादाद अरब में भी नहीं है, आज की तारीख में भी नहीं है वहां पे इतनी बड़ी तादाद जो भारत में मुसलमानों की तादाद है। तो ये आपने उत्तर नहीं दिया, आपने उत्तर नहीं दिया। जितने स्वाभाविकता से आप कह रहे हैं कि कभी हिंदू थे अभी मुसलमान है, ऐसे अगर कभी अगली पीढ़ी आपकी हिंदू बनना चाहे तो इतने स्वाभाविकता से स्वीकार करेंगे क्या आप? नहीं, ये तो अभी हमारा यकीन और एतमाद और भरोसा है कि हम इस्लाम पर मजबूती से कायम हैं और कलमा पढ़ते हैं और हम यही उम्मीद रखते हैं और दुआ करते हैं खुदा से। अब इसको कट्टरता नहीं कहे तो क्या कहे? आपकी बटर वाली कट्टरता है, आपकी कट्टरता बटर वाली है। आपने इतना ये क्यों नहीं कहा कि आपकी अगली पीढ़ी को अगर लगता है हिंदू बनना है तो बने? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैं तालिब दीन हूँ और मेरे अल्फाज पे भी पहरा है। मैं भी कोई इस तरह बात नहीं कहूंगा कि जो मेरे अल्फाज भी गिरफ्त में आए। बानो जी कुछ कहना चाह रहे आपकी बातचीत पर? अनिशा जी कुछ कहना चाह रहे? आपका चेहरा बता रहा है। हम भारत जैसे देश में रहते हैं, अगर कोई हिंदू बनना भी चाहे तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब जैसे मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं मंदिर भी जा रही हूँ, गुरुद्वारे भी जा रही हूँ, तो आप क्या मेरे ऊपर फतवे जारी करोगे? भारत का संविधान मुझे इस चीज की इजाजत देता है कि मैं हर तरह के धर्म को मानूं, उनकी इज्जत करूं। लेकिन इस्लाम में जो कट्टरवाद जो है वो सिर्फ इस्लाम तक ही सीमित होके रह जाते हैं।
इसी को बोलते हैं असली मुझे लगता है जिहादी। शाहरुख का मुद्दा थोड़ा पहले कट करना चाहिए था, ये मुद्दा ज्यादा जरूरी था। मोहतरमा देखिए, जो शोएब बात आप शोएब कह रहे- अगर आपके पूर्वजों का नाम याद है तो भी हाथ ऊपर करना, नहीं तो मैं अगले मुद्दे की तरफ जा रहा हूं। नाम याद है? अब ये नहीं, ये जो मुद्दा है नहीं, इस पर बात कर रहे हैं। शोएब आपको आपके हिंदू पूर्वजों का नाम याद है क्या? देखिए, मेरा पूर्वज में कोई हिंदू था ही नहीं, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी सकती हूँ कि मुसलमान मैं थी। राजपूत वो लोग जवाब से नहीं दे पा रहा, मैं दे रहा हूँ, तो एक सुन लीजिए। नहीं, कहां से आए हो? नमाज की बात कहां से आए हो? तुर्क हो क्या? अब सुनिए तो, तुर्क हो क्या? नमाज को ही मैं नमाज को ही बता रहा हूँ, जो आपने नमाज की बात कही थी। मैं आपने ये कहा कि मुसलमान में कई फिरके होते हैं, उसमें दोनों भाइयों ने मेरे चलो भाई ने बात एक मिनट बिल्कुल सही एक अच्छा वीडियो, क्योंकि समय कम है, एक वीडियो आज आपको दिखाना जरूरी है। वो वीडियो अच्छा, चलो हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। 30 सेकंड दे दिए। देखिए, होता क्या है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। जहां तक शिया की बात है तो ऐसा नहीं है, सुन्नी की मस्जिद में शिया भाई भी नमाज पढ़ लेता है सुन्नी की नमाज के बाद। जहां तक हाँ, दूसरे दर्जे का साथ में नहीं पढ़ने देता। और हमारे जुमे की नमाज जो होती है, जुमे की नमाज पर 2 रकात होती है पूरी दुनिया में। अगर कहीं 6 हो रही है तो गलत हो रही है, उस पर सख्त मेरे आलिमों को बोलना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। शाहबुद्दीन भाई खामोश है, मुझे बड़ी हैरत की बात है। जो सही है वो सही रहेगा। हमारे फिरके हकीकत 73 फिरके हैं, उसमें अच्छा चलो एक मिनट शोएब एक मिनट, चलो एक मिनट। ये बताओ, आपने तो आज बता दिया, आज तो दुबे जी भी हंस रहे, आज उनको भी कई चीजें पता चल रही है कि हाँ दुबे जी। देखिए, ये अभी 72 भी गलत बता रहे हैं। जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी का एक कमीशन बैठा था हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद, क्योंकि पाकिस्तान ने कादियानियों को लेने से मना कर दिया था, यानी कि अहमदियाओं को लेने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि तुम मुसलमान नहीं। जब अहमदियाओं ने कहा कि भाई हम तो कट्टर मुसलमान हैं, भारत में मारकाट करके आए हैं, तो हम पाकिस्तान तो हम नहीं बनाया है, तब वहां एक कमीशन बनाया गया था कि भाई ये पता करो कि मुसलमान कौन है। तो जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी का कमीशन बैठा था। जस्टिस मुनीर कयानी के कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 150 प्रकार के मुसलमान हैं। ये लिखित रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि फिरके तो 72 ही हैं, लेकिन 150 प्रकार के मुसलमान हैं जिनकी रोटी बेटी का संबंध नहीं है, जिनकी मस्जिदों का संबंध नहीं है, जिसका जो वो शयन करने, वो मतलब जो टिकटी ले जाते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, वो जहां दफन करते हैं वो स्थान इस्तेमाल नहीं करने देते एक दूसरे को, और यहां तक कि नमाज के तरीके अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक आलिम से अगर पूछा कि इस्लाम की परिभाषा क्या है तो 149 आलिम जो बाकी बच्चे वो मुसलमान नहीं थे, और इनमें से जिससे मैंने पूछा उसकी परिभाषा अलग थी। इसलिए भारतवर्ष में 150 प्रकार के मुसलमान हैं जिनकी रोटी बेटी का संबंध नहीं है, और वो आपस में बैठते नहीं है, रिश्तेदारियां नहीं चलाती है, छुआछूत बरकरार चलती है। वो कहें भले ही कि हम इस्लाम एक है, लेकिन सच ये है कि ये भारतीय मुसलमान होने के नाते आप शैयद, शेख, तुर्क, पठान को निकाल दीजिए। जैसे ये आपके शोएब साहब कह रहे हैं कि हम बहुत पीढ़ी से हैं, तो या तो ये सैयद, शेख, पठान, मुगल, तुर्क में से एक होंगे। अगर ये इन 5 में से एक नहीं है तो हिंदुस्तानी मुसलमान होगा। हिंदुस्तानी मुसलमान का मतलब 150 प्रकार के मुसलमान, क्योंकि वो जातियां जो थी ना, आज भी रिजर्वेशन की लड़ाई मुसलमान की किस बात की चल रही है? इसी बात की तो चल रही है साहब, हम ओबीसी हैं। इसी बात की चल रही है हम एससी हैं। अगर मुसलमान एक ही है तो ये एससी कौन है, ये ओबीसी कौन है? आप बताओ ना, ये कहां से आए? तो ये बड़ी भारी लड़ाई है, और ये लड़ाई यही नहीं है केवल, ये लड़ाई इस बात की भी है कि तुम ओरिजिनल हो कि नहीं हो, तुम दूसरे देश से तो नहीं है। पाकिस्तान में जो मुजाहिर वाला खेल है वो क्या है? जाति एक ही है, वो एक ही है उनकी, लेकिन वो चूंकि हिंदुस्तान से आया इसलिए वो पाकिस्तान का मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा नजदीक है मक्का मदीना के, इसलिए वो ज्यादा कट्टर मुसलमान है, मतलब वो मुसलमान ओरिजिनल है। और जो भारत से गया वो मुसलमान थोड़ा निचले दर्जे का है। और पूरे विश्व में भारत के मुसलमान को हिंदी कहा जाता है। जैसे आप रोहिंग्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप उइगर शब्द इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही भारत के मुसलमान को अरब में मुसलमान नहीं कहते, वो भारत के मुसलमान को हिंदी कहते हैं कि ये हिंदी। जैसे आप रोहिंग्या कहते हैं, जैसे आप उइगर कहते हैं, वैसे हिंदी कहा जाता है कि भाई ये हिंदी है। वो मजहब स्वीकार कर लिया वो अलग बात है। एक और इस्लाम की खास बात है कि 4 प्रकार के रिकॉग्निशन है। एक तो रिकॉग्निशन ये है कि आप अरबी हैं कि नहीं है, मतलब शेख हैं कि नहीं है। दूसरा ये है कि जिनको उन्होंने अनुमति दे रखी है वो जिम्मी कहलाते हैं,
कि आप अरब में रहते हैं, दूसरे हिंदू हैं तो आपको अनुमति दे रखी है तो आप जिम्मी हैं। एक और है जिसको वो मुसलमान नहीं मानते लेकिन वो मजहब स्वीकार किए गए, जिनको मवाली कहते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान को वो मवाली शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ना तो ये हिंदू है ना ये मुसलमान है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इसीलिए सऊदिया ने और यूएई ने जो यहां के आलिम थे, जो मस्जिदों में थे, उनको बाइकआउट कर दिया और कहा आप हमारे यहां नमाज नहीं करवा सकते क्योंकि आप वो मुसलमान नहीं है जो मुसलमान होना चाहिए। अब वो हिंदुस्तान, जैसे बहन कह रही हैं कि हिंदुस्तान में वो एकजुट दिखता है, वो अलग बात है, लेकिन हकीकत ये 150 प्रकार के, तो ये केवल 72 फिरकों तक सीमित नहीं है। शियाओं के 12 इमाम हैं, वो 12 इमाम ये लोग गिनते ही नहीं है। पहले 4, सुन्नियों के 4 और शियाओं के 12, फिर 4 के आगे पड़े। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान भी है उसको ये नहीं मालूम होगा कि वो कौन सा वाला सुन्नी है भारत में। सुन्नियों के जो फिरके हैं उनमें कौन सा फिरका है, कौन आया था जिसने कन्वर्ट करवाया था और जिनको आपने स्वीकार किया था, वो भी बड़ा कठिन होगा। शायद ही एक आध किसी को मालूम हो, अदरवाइज मालूम नहीं होगा। क्योंकि हम हिंदुइज्म को, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुइज्म को बाइकआउट तो कर गया, लेकिन जो नसों में था वो कहां ले जाएगा? जो जाति व्यवस्था हमारी प्रैक्टिस में थी वो कहां ले जाएगा? वो तो वैसी की वैसी है। इसलिए ये विवाद खड़ा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट तक कि सब रिजर्वेशन कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, हम ओबीसी है कि नहीं है, हम एससी है कि नहीं है। इसलिए ये जो नमाज वाला प्रकरण आपने देखा ना, संभल वाला, ये वही है। वो एक संभल आपके सामने आ गया। ये हर मस्जिद में यही हाल है। जैसा ये शोएब भाई कह रहे हैं कि आप पढ़ सकते हैं लेकिन हमारे बाद पढ़ सकते हैं। हमारे बाद पढ़ सकने का मतलब हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूं, तुम जूनियर हो, और तुम जूनियर हो तो तुम्हारा कोना अलग है, तुम्हारा स्थान अलग है, तुम हमारे साथ कैसे कर लोगे, हमारी तरह से कैसे कर लोगे? ये बड़े भारी विवाद हैं। बड़ा अच्छा आपने अपडेट किया। शायद इनको अपने पूर्वज याद आ गए, सिद्दीकी को हाथ ऊपर करे। हाँ बोलिए। देखिए दुबे जी, मैंने ये बात नहीं कही थी कि हमारे बाद नमाज पढ़ ली है। मेरा ये कहने में नहीं, आप देखा आपने उंगली ऊपर की थी ये बताने के लिए कि आपके पूर्वज कौन थे। एक मिनट, आपने उंगली ऊपर की थी, आपने हाथ उठाया था कि आपके पूर्वज कौन है। दुबे जी की बात नहीं, वो बाद में दुबे जी आप शो एक्सटेंड करेंगे, चिंता मत करो। पहले ये बताओ आप अफगानी हो, एक मिनट, आप अफगानी हो, ईरानी हो, तुर्की हो, मंगोलियन हो, कौन हो? मैं हिंदुस्तानी हूँ। अरे अभी तो आप कह रहे थे, हिंदुस्तानी हूँ। नहीं, देखिए आप उनसे ना हमको नहीं फंसा पाएंगे। मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ। एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा सिर्फ 2 खाके वतन कफन। आपने कहा आपका कोई पूर्वज हिंदू नहीं था, आपने कहा आपका कोई पूर्वज हिंदू नहीं था। जहां तक मुझे मालूम है वहां तक कोई हिंदू नहीं था। अब इन लोग का कोई होगा मुझे नहीं मालूम। मेरे वालिद साहब हाजी नौशाद अली, उनके वालिद साहब मरहूम अल्ताफ अली, याद कर लेना, अगली बार पूछूंगा, पूछ कर आना। एक मिनट, अभी अगला वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो जरा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने देखना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी बीवी लाएंगे तो पहली क्या करेगी, अभी इंपावर हो गई है। देखिए वीडियो, कानपुर का है। दूसरी बीवी लाने वाले मुसलमान के साथ उसने क्या किया, वीडियो दिखाइए। जूते पड़े हैं। वीडियो साथ में इनको हटाइए। लीजिए, उसके बाद में प्राच्य अधिकारी के पास चलता हूं। थोड़ा सा आवाज रखिए ताकि दर्शकों को पता चले कि ये महिला है जिसका पति दूसरा निकाह कर रहा था और वहां पुलिस लेकर पहुंची। अनिसा जी,
अनिशा जी। हाँ हाँ जी, जैसे ये लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है कि बिना तलाक लिए उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी वो करने के लिए चला था। अब ये जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर है जो दाढ़ी बढ़ा के जो बैठ जाते हैं, लेकिन ये कभी आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी भी मुस्लिम बेटी को इन्होंने कभी किसी ने इंसाफ दिलाया है तो या तो वो बेटी हलाला के नाम पे किसी के बिस्तर में जाती है, तलाक लेके पूरी जिंदगी उसकी घर में बर्बाद हो जाती है। कभी किसी ने इंसाफ नहीं किया किसी भी लड़की का कि उसके साथ में इन्होंने किसी ने भी ठीक से इंसाफ किया गया हो। कितनी मेंटली वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है, चार चार शादियां इनको सिर्फ चाहिए, सिर्फ अय्याशा करने के लिए। शरिया इन्होंने भारत में किस लिए लागू कर रखा है? सिर्फ चार चार शादियों के लिए। आज मेरा खुद का हस्बैंड, मेरा अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ, तो मोदी जी ने वो बैन कर दिया था इंस्टेंट तलाक वाला, तो इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया कि मुझे महीने के एक एक नोटिस दिए गए थे तलाक के, तो वो भी एक तरह से शरिया के हिसाब से भी वो ना तो तलाक माना जाता है और ना ही संविधान के हिसाब से वो तलाक माना जाता है। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और अब वो प्रेग्नेंट भी है। तो आप मुझे बताइए कि जितने भी ये स्कॉलर वगैरह, जितने भी मौलाना मुफ्ती जितने भी बैठे हैं, क्या ये इस्लाम को इतना ऊंचा बोलते हैं, लेकिन महिलाओं की क्या इज्जत है इस्लाम में? ये चीज बताएंगे कि कौन सी आयत में, कौन सी हदीसों में महिलाओं की इज्जत की बात की गई हो, उसके हक और हुकूक की बात की गई हो। लेकिन महिलाओं को क्या दर्जा दिया गया? नमाज अगर कोई आदमी पढ़ रहा है, उसके सामने से गधा कुत्ता गुजर जाए या किसी औरत भी गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट जाती है। तो औरत को सबसे पहले गधे से, कुत्ते से कंपेयर किया गया। महिलाओं को खेती के रूप में बताया गया कि आप जहां चाहो वहां से उसको यूज करो। उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया गया कि ऐसी बीवी से शादी करो जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती हो। तो ये कौन से हक है महिलाओं के? महिलाओं को तलाक देने का हक नहीं दिया गया। अगर महिला अगर तलाक देने पे आती तो आज जितने भी मुसलमान हैं सारे ऐसे घूम रहे होते। लेकिन प्राची इस वीडियो को देखकर बिल्कुल, हालांकि आज थोड़ा मुझे लगता है कि समय मैनेजमेंट हमारा इस मुद्दे पर ज्यादा देना चाहिए था, लेकिन शोएब ने अपने पूर्वजों का नाम नहीं बताया, उसमें हमारा ज्यादा समय चला गया। प्राची एक लास्ट कमेंट जल्दी से। और दुबे जी, आप इस महिला को कानूनी सलाह देंगे जो अभी महिला मदद मांग रही थी? मैं बोलूं या? हाँ बोलो। देखो, ऐसा है कि मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं औरतों की ऐसी हालत देखती हूँ। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर में हमको फ्रीडम है पढ़ने की, कहीं भी आने जाने की, और हम अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं करते। कि कोई भी अच्छे घर की लड़की, वो चाहे उसको कितनी भी फ्रीडम हो, वो अपना ऐसे फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन इनके वहां मैं देख रही हूँ, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की होगी, उसकी किसी भी रिक्शे वाले जैसे से उठा के भी शादी कर देते हैं। औरत उसको जब चाहे पर्दे में रख देंगे और खुद आवारगी करेंगे, बदतमीजियां करेंगे और उसको कुछ देंगे नहीं, जब चाहे उसके पर काट देंगे। मतलब, और देखिए वो कैसे बिलक बिलक के रो रही है। उसकी आप मनोदशा देखो कि किसी औरत का पति अगर इस तरीके से दूसरी किसी औरत के साथ कोई औरत देख भी लेती ना कि उसका पति देख रहा है, तो उसमें ही उसको मौत जैसी हो जाती है। सोचो वो किसी और से शादी कर रहा है तो उसको कितना बुरा लग रहा होगा। और जो औरतें उसे रोक रही हैं, मैं कहती हूँ नाश हो ऐसी औरतों का जो रोक रही है उसे। वहां जाती, ग्रुप बनाती, और वो जो लड़की उसे निकाह कर रही थी वो तोड़ती उससे निकाह। वो बोलती, अरे तुम तो किसी और की जिंदगी बर्बाद करके आए हो। मैं तो मुसलमान लड़कियों से भी कहूंगी, आप किसी और का घर कैसे उजाड़ती हैं? अगर आपको पता है वो आदमी शादीशुदा है या पता चल गया, अगर हमारे वहां ऐसा हो जाता है तो लड़की मंडप से उठ जाती है और उसको पुलिस में गिरफ्तार करवाती है कि भैया ये तो फ्रॉड आदमी है कि दूसरी शादी करने आया है। बिल्कुल, और इस महिला को न्याय देना जरूरी है। दुबे जी ने कहा है कि वो कानूनी मदद करने के लिए तैयार है। अभी भी शोएब ने इसका निषेध नहीं किया है, लेकिन अभी हम यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और आप सभी पांचों अतिथियों का जुड़ने के लिए और बड़े पैमाने पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बिंदास में इतना ही। जय हिंद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों